नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फैमिली के साथ व्यस्त होंगे फॉर श्योर। और जो मैं आपके साथ आज वीडियो शेयर कर रही हूँ वो ऐसे है कि मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि मैं ये वीडियो बनाऊँ आपके सामने, ये अपनी लाइफ जो पर्सनल लाइफ है वो मैं शेयर करूँ जो मेरे साथ हो चुका है। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे शेयर करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, मैं कल उससे बात करी थी तो मुझे बातों-बातों में उसने अपना बताया, इनफर्टिलिटी स्टोरी बताई, अपनी जो उसकी लाइफ में चल रहा था। तो वो सब उसने मुझसे मेरे साथ शेयर किया, तो कहीं न कहीं मैंने उसको अपने साथ रिलेट किया। जो मैं अपने टाइम पे जो गलतियाँ कर चुकी थी वो भी वही दोहरा रही थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे उसके साथ-साथ ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, सही ट्रैक पे नहीं हैं। जो गलतियाँ मैंने की थी, मुझे उस टाइम कोई सही ट्रैक दिखाने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, और यूट्यूब पे उस टाइम पे मैं इतना बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था सब फेक है, बट अब मैं खुद जब यूट्यूबर बन चुकी हूँ तो मुझे हाँ लगता है कि हाँ भाई, नहीं, बहुत लोग जेन्युइन स्टोरी डालते हैं, जेन्युइन बातें बोलते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ अपनी स्टोरी। तो मेरी जब शादी हुई थी तो शादी के नेक्स्ट मंथ ही मैंने कंसीव कर लिया था। तो उस टाइम पे हमें नहीं चाहिए था, हम लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, मैं और मेरे हस्बैंड रेडी नहीं थे बच्चे के लिए। बट हमने फिर बहुत लोगों ने हमें कन्विंस किया, बहुत लोगों ने समझाया कि नहीं, आगे चल के बहुत आपको दिक्कत होगी, तो इस प्रेगनेंसी को आप कंटिन्यू करो। तो हमने भी सबकी बात समझी, सबकी बात मानी और हमने उसको कंटिन्यू किया। बट यही है कि मेरा उस टाइम जॉब भी था, तो उसके मुझे बस से मैं उस टाइम अप डाउन करती थी, तो उस चक्कर में मेरा फिर मिसकैरेज हो गया था। और मिसकैरेज की मुझे न्यूज़ जो है देहरादून जाकर पता चली कि कुछ फंक्शन था, तो हमें वहाँ जाना था, मे बी कुछ फेस्टिवल था, तो हमें नोएडा से देहरादून जाना था, ट्रैवल करना था, तो हम लोग चले गए। और वहाँ जाकर जो है मुझे स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई थी, और जब डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पर हिमालयन हॉस्पिटल है देहरादून में, सभी को पता होगा जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। तो वहाँ पे जाके पता लगा कि हाँ, अब मिसकैरेज हो गया है, अब नहीं हो सकता कुछ भी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बट इतना दुःख नहीं हुआ था क्योंकि मेंटली हम लोग प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए, तो कहीं न कहीं इतना दुःख नहीं हुआ था। और फिर पहले तो काफ़ी लेट डॉक्टर आए, मैं 3-4 बार यूरिन पास कर चुकी थी, उसके बाद भी मेरा पेट पानी से फुल था। तो एक आध बाद घंटे बाद डॉक्टर आए तो उन्होंने चेक किया, बोला नहीं, आगे नहीं। फिर नेक्स्ट हम लोग घर पे आए, घर पे आने के बाद मेरे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हुआ, फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे इन पेन किलर का इंजेक्शन दिया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर निर्मल हॉस्पिटल गए, ऋषिकेश में पड़ता है निर्मल हॉस्पिटल, वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने फिर डीएनसी के लिए बोला और हमने डीएनसी करवाया। डीएनसी का वही था कि मुझे कैनुला से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत-बहुत। इतना मुझे इंजेक्शन से नहीं लगता है प्रेगनेंसी के बाद, जब बट कैनुला से मुझे बहुत डर लगता है। तो जैसे-तैसे मैंने कैनुला लगाया और कैनुला लगाने के बाद डीएनसी हुई, और डीएनसी के बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैंने पेन किलर खाई, मैंने 2-3 पेन किलर, इतना पेन था कि मैं दीवारों को ऐसे-ऐसे मुक्के मारी थी, इतना ज़्यादा मुझे पेन था। फिर हम लोग वापस अपना देहरादून से दिल्ली आ गए थे, नोएडा आ गए थे, और फिर मैंने अपने गाँव से मम्मी को भी बुला लिया था क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर ऑफ़िस भी मैंने जॉइन कर लिया था कि मुझे ऑफ़िस जाना ज़रूरी था। ऑफ़िस जॉइन कर लिया था, उसके बाद फिर उस टाइम पे ये हुआ कि डीएनसी हुआ, दवाइयाँ खाई, ये सब हुआ, तो और मतलब ना काफ़ी वेट गेन भी मेरा हो गया था उस टाइम पे। फिर जॉब मैंने कंटिन्यू करी, और बाद भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, मतलब ऑफ़िस में वॉमिटिंग ऑफ़िस वाले भी कह रहे हैं कि क्या प्रेग्नेंट है क्या? मैं कहा नहीं, ये तो डीएनसी के कारण, वीकनेस के कारण मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, हेडेक, फ़ीवर, ये सब कुछ हो गया था। तो मम्मी आ गई थी, तो मम्मी ने थोड़ा हेल्प कर दी थी मेरी। पूरे घर में ऑफ़िस से आते पक 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 पूरा पूरा वो कर दी। उस टाइम हमारी लैंडलॉर्ड थी, तो उसने फिर मेडिसिन लाई फ़ीवर और वॉमिट की, तो उन्होंने फिर मुझे मेरी हेल्प करी, तो मैंने फिर ऑफ़िस से कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी। उसके बाद ना हमने ये सब छोड़ दिया, फिर हमने कहा चलो अब फिर नॉर्मल हम लोग लाइफ़ अपना जीने लग गए थे, ऑफ़िस, ऑफ़िस से घर, घर से ऑफ़िस। तो ये हमारा चलता रहा, फिर 2 साल हो गए थे, और उस 2 साल के बाद बहुत लोगों ने बोलने लग गया कि हाँ, अब तो मतलब ये सही टाइम है, शादी को इतना टाइम हो गया। तो हमने कहा हाँ ठीक है, अब ठीक है। अ, अब सोचते हैं, तो हम लोग प्लानिंग करने लग गए थे, फैमिली प्लानिंग। तो उसके बाद मतलब कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, मतलब आगे कुछ अब हमने सोचा, मतलब फर्स्ट टाइम इतना ईज़िली हो गया था कंसीव, तो मैंने कहा इस टाइम भी हो जाएगा, बट बिल्कुल भी कंसीव होने के चांसेस ही नहीं थे। हर मंथ वही फिर डेट आ जाती थी, हर महीने डेट आ जाती थी, वही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी।
मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। स्ट्रेस से ना मेरा वेट बढ़ता गया तो मेरा पीसीओडी मेरा बढ़ता गया, तो उस वजह से और दिक्कतें आने लगी और मुश्किलें मेरे साथ आने लगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं फिर एक डॉक्टर के पास गई, तो एक डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपने क्या, जब आपका डीएनसी हुआ था, मतलब जब क्लीनिंग हुई थी, आपकी सफाई हुई थी, तो क्या आपको एक एंटी-डी का इंजेक्शन लगा था? उस टाइम पे एंटी-डी उनको लगता है जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। मेरा ए नेगेटिव है, तो उस टाइम पे लगता है ये जब कंसीव करते हो तब, या तो जब आपकी क्लीनिंग होती है तब, और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तब। तो ये इंजेक्शन तब लगता है कि वो जिन अगर बेबी का पॉजिटिव है और मदर का नेगेटिव है, तो उससे मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती है, जिससे दिक्कत हो सकती है। तो उस वजह से वो इंजेक्शन लगता है। तो इस वजह से बट इस वजह से लगता है, तो मुझे वो नहीं लगा था, क्योंकि उस हॉस्पिटल का बिल ही 2000 आया था। तो और वो इंजेक्शन आई थिंक 2,500-3,000 का वो इंजेक्शन था, और वो 2 टाइम लगता है, जब कंसीव करते हो तब और जब डिलीवरी हो जाती तब। बट मुझे नहीं लगा था। तो मैं जितने भी डॉक्टरों के पास जा रही थी, तो सभी ने मुझसे सबसे पहले ये पूछा कि आपकी जब क्लीनिंग हुई थी, सफाई हुई थी, तो क्या आपको एंटी डी का इंजेक्शन लगाया था, या कोई महंगा इंजेक्शन आपको लगाया था? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगाया। तो वो समझ गए थे कि हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कत है बॉडी में। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर बताएं। अगर देखो, पॉजिटिव वालों के साथ कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो नेगेटिव को थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि एंटी डी का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं आप। ठीक है, वो आपको एक आपको स्टार्टिंग में लगता है, और एक डिलीवरी के बाद आपको ये इंजेक्शन लगेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, एंटी डी का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं, ज़रूर ज़रूर। या अपने डॉक्टर से बात करें इस बारे में। ठीक है, तो उसके बाद फिर मेरा मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, फॉलिकल स्टडी चलती रही कि डॉक्टर के पास मैं जाती थी, फॉलिकल स्टडी मेरी चलती थी, वो चेक करती थी। तो कहीं न कहीं एग में भी प्रॉब्लम आ रही थी, एग नहीं बन रहे थे, ये एग बन भी रहे थे तो क्वालिटी बहुत ख़राब थी, और एंड्रोमेट्रियटिस थिकनेस होती है जिस पे बच्चा चिपकता है, तो वो लाइनिंग भी नहीं बन रही थी मेरी। तो उसमें और स्ट्रेस आने लगा। फिर मैं छोड़ा, ये डॉक्टर ही बेकार है, इसको छोड़ दो। तो फिर मैंने डॉक्टर को छोड़ दिया। हमने क्या किया, हमने वैद्य जो होती है, तो वैद्य की दवाइयाँ मैंने खानी स्टार्ट कर दी। वैद्य की दवाइयाँ वो बिल्कुल वो रिपोर्ट देखती ही नहीं थी, बस बॉडी देखती थी, और अपनी अपनी खुद घर की दवाइयाँ दे देती थी। तो उससे तो फिर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। मुझे दे देती थी, मेरे हस्बैंड को देती थी। तो हमने कहा ये क्या है यार, ना वो कुछ टेस्ट करवा रही है, ना वो कुछ कर रही है, सीधा ऐसी हमें दवाइयाँ दे रही है, और उसकी दवाइयाँ भी 1800 2100 ऐसे की थी। मतलब फ़ोन कर के ज़बरदस्ती बुलाती थी, आओ आओ दवाई ले, दवाई ले। तो मुझे ये लगा ये तो मनी माइंडेड है, थोड़ी लालची टाइप की डॉक्टर है, तो इसके पास से हमें नहीं जाना है। तो मैंने 2-3 महीने उससे भी ट्रीटमेंट लिया, और वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं हुआ, तो हमने उसको भी छोड़ दिया। फिर हमने कहा छोड़ो। जब कुछ गलत होता है ना, तो लाइफ में सब कुछ ही गलत होता है। तो उस वजह से क्या हुआ, मैं हम ना स्ट्रेस में आ गए थे हम दोनों, और ऑफिस भी था। तो हम दोनों कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और हम दोनों की आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। मतलब जो लोग इससे गुज़र चुके होंगे उनको पता ही होगा, और जो गुज़र रहे होंगे उनको भी। तो बिल्कुल लड़ाई मत करो। एंड ऑफ द डे आप दोनों ने ही साथ में रहना है, पूरी लाइफ आप ही दोनों ने स्पेंड करनी है। तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में मत आने दो, क्योंकि अगर आप दोनों का रिश्ता इसकी वजह से खराब हो जाएगा, तो फिर आगे प्रेगनेंसी होने के कोई चांसेस भी नहीं है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे भी चलता रहा ट्रीटमेंट। जो पहले डॉक्टर के पास थी, उससे भी मेरा, उसके पास मैं दोबारा गई, उसके पास चलता है। तो उसने मुझे बोला कि आपका पीसीओडी बढ़ गया है, तो आपको वेट लॉस करना है। ठीक है, तो मैंने अपनी बॉडी पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप डॉक्टर को पैसे दे रहे हो, और आजकल की डॉक्टर की फ़ीस बहुत अच्छी खासी फ़ीस डॉक्टरों की होती है, तो वो उसका आप पूरा फ़ायदा उठाओ। डॉक्टर जो भी आपको दवाई देती है, आप डॉक्टर से पूछो ये किस चीज़ की दवाई है, ठीक है? और डॉक्टर से पूछो कि क्या है, मतलब कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो उस पे आप काम करो। तो मैंने उसी पे काम किया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको वेट लॉस करना है। मैंने वेट लॉस के लिए इतनी मेहनत करी, मैं 1.5 महीने में मैंने 7 केजी वेट लॉस किया था उस टाइम पे, 7 केजी वेट लॉस। तो बहुत अच्छा मुझे लगा, मेरे पीरियड भी रेगुलर हो गए थे। ठीक है, तो मैंने अपनी चीज़ पे काम करा। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला, अब वेट लॉस तो मेरा हो गया था। अब डॉक्टर ने फिर बोला कि मैंने फिर डॉक्टर से पूछा कि अब कहाँ पे दिक्कत आ रही है?
तो उसमें क्या कोई एग नहीं बन रहे, एग का जो साइज़ है वो बहुत छोटा बन रहा है, तो हमें मिनिमम 18 चाहिए, हमें 17 चाहिए, हमें मिनिमम 17 तो चाहिए एग का साइज़, बट वो नहीं बन रहा था। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब से मैंने एग की क्वालिटी और एग का साइज़ बढ़ाने की एक्सरसाइज मैंने करना स्टार्ट कर। देखो डॉक्टर ने तो जो मुझे मेडिसिन दी थी एग का साइज़, एग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, वो तो मैं खा ही रही थी, वो तो ट्रीटमेंट चल ही रहा था। बट साइड मैंने जो है यूट्यूब से एग की क्वालिटी, एग बढ़ाने की एक्सरसाइज, योगा मैंने स्टार्ट कर दी, और इनफर्टिलिटी वाली योगा मैंने स्टार्ट कर दी, पीसीओडी वाली मैंने योगा स्टार्ट कर दी घर पर ही। वेट तो मैं लूज़ कर ही चुकी थी, थोड़ा 7 केजी में लॉस किया था, बट योगा से बहुत चीज़ें हमारे अंदर की चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती है। तो योगा मस्ट है, योगा आपको करनी ही करनी है। अगर आप इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हो तो आपको ये चीज़ योगा करनी ही करनी। तो यूट्यूब में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे योगा के। तो मैंने क्या किया, मैंने योगा स्टार्ट कर दी घर पे। मैं एक्सरसाइज से आती थी, घर पे मैं योगा करती थी, तो मैंने अपने बॉडी पे बहुत अच्छे से काम किया, इसीलिए भगवान ने मुझे रिजल्ट भी दिया है। तो मैंने बॉडी पे अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर नॉर्मल 3-4 महीने फिर वही फॉलिकल, इतना पैसा हमारा वेस्ट हो गया उस चीज़ में, बट मैंने फिर कंटिन्यू रखा। तो बस वही है, डॉक्टर के पास जब भी जाएँ तो पूछें कि आपको मतलब कहाँ कमी है, क्या है, किस पे आपको ज़्यादा काम करना है, आपकी बॉडी के अंदर किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, या मतलब किस चीज़ की वजह से आगे, मतलब प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो चीज़ आपको डॉक्टर से पूछनी है, और आपको कोई नहीं बताएगा, जैसा जो आपका अच्छे से, आपके जो डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट है, वो आपको ब्रीफ करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे आप पूछें, दवाइयों के बारे में पूछें। मतलब जब भी घर आती थी, जो भी डॉक्टर दवाई देती थी, तो मैं सबसे पहले गूगल पे जाके पढ़ती थी। तो अगर आप गूगल पे नहीं सर्च कर सकते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो पूछें ये दवाई किस चीज़ की है, किस चीज़ की है, और कहाँ मेरे अंदर कमी है, मुझे आगे कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आपको फिर करेंगे। तो अपनी बॉडी पे सबसे पहले आप काम करो। अगर आप मैंने अपनी बॉडी पे काम किया है। अगर मैं वो योगा नहीं करती, एक्सरसाइज़ नहीं करती, वेट लॉस नहीं करती, तो अपने खाने-पीने पे ध्यान नहीं देती, अपनी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा नहीं बढ़ाती, तो शायद मैं कंसीव नहीं करती दोबारा। तो वही चीज़ है, मैंने काम किया अपनी बॉडी पे काम करो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही ट्रैक पे चलोगे, क्योंकि मैं भी बहुत पूजा-पाठ, देवी-देवता बहुत ज़्यादा इस चीज़ में चली गई थी। तो ठीक है, भगवान अपनी जगह पर, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने पे मेहनत करते हैं और कुछ मेहनत करते हैं। बस यही है, जो जो कहता है कि हाँ, हमें ये पाना है, पाना है, पाना है, तो भगवान भी उसी का साथ देता है। अगर आप कुछ नहीं करोगे, बस बोलोगे नहीं, नहीं हमारा होगा भगवान जी, हम प्रेग्नेंट हो जाए, खाते रहे, कुछ नहीं करोगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। और तो बस मैंने अपनी बॉडी पे ध्यान दिया, मैंने अपनी कमियाँ देखी, कमियाँ सुधारी, उसके बाद फिर 3 साल बाद मैंने कंसीव किया दोबारा। बट इतना ही नहीं था मेरी लाइफ अभी तक इतनी ईज़ी नहीं रही है, शुरू से लेके एंड तक। तो भगवान मुझे इतनी जल्दी अच्छी खुशी देते भी नहीं हैं। तो मेरा जो है प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, डॉक्टर के पास मैं घबराते-घबराते गई। उनको जो किट है वो भी मैंने ऐसे हाथ काँपते-काँपते अपनी किट दिखाई, और उन्होंने फिर मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बोला। ब्लड टेस्ट के लिए मैं गई, और उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो मेरा 98 रेंज था। उसके बाद डॉक्टर ने 2 दिन बाद दोबारा वो टेस्ट करने के लिए कहा था, तो वो रेंज जो है वो बढ़ना चाहिए था सेकंड डे पे, बट वो डाउन हो रहा था, मतलब वो प्रेगनेंसी दोबारा मेरी खराब हो रही थी। तो जब मैं दोबारा टेस्ट लेके गई डॉक्टर के पास, उन्होंने नहीं, अब आप सारी दवाइयाँ छोड़ दो, कि आपको दोबारा मिसकैरेज हो गया है, और आप एक महँगा सा टेस्ट करा लो, ताकि उसमें ये पता लगे कि बार-बार आपके मिसकैरेज क्यों हो रहे हैं। तो उसने उस दिन मैं बहुत टूट गई थी, क्योंकि वो जो खुशी थी वो मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। इतनी मुश्किल से कि मैं बता सकती हूँ उसके लिए हमने क्या-क्या किया है। अब इतनी सी 20 मिनट की वीडियो में मैं अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मैं ही वो चीज़, मैं और मेरे हस्बैंड ही फ़ील कर सकते हैं, हमने कैसे-कैसे वो चीज़ को पाया है, कैसे हमने मेहनत करी है, कैसे मैं नोएडा से दिल्ली 2 घंटे का सफ़र मेट्रो में, यहाँ से तो पहले ऑटो लेके जाओ मेट्रो, फिर मेट्रो से 2 घंटे का सफ़र उत्तम नगर फिर रिक्शा करके डॉक्टर के पास। तो इतने में हर हफ़्ते मेरा ये चलता था। फिर मैं घर गई, और मैं उस टाइम सिस्टर के यहाँ गई, क्योंकि सिस्टर के घर ज़्यादा पास था वहाँ से, तो मैं वहाँ गई और रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोई, उसकी आंटी के गले रख के रोने लगी, अपनी सिस्टर की सास के।
मैं गले लग के रोने लगी, आंटी ये वो। सो उस टाइम फिर जिया जी भी घर में थे, तो जिया जी वहाँ पे सदर गए, उनके घर से पास में सदर गए। वहाँ से छोटे से लड्डू गोपाल जी लेके आए, तो लड्डू गोपाल जी बोले पिंकी बस तू, मेरे घर का नाम पिंकी है, यार पिंकी बस तो 1 हफ्ता इनकी सेवा करके देख, तुझे फ़र्क मिलेगा। तो अब हो सकता है ना, हर चीज़ जब बोलते हैं ना कि कुछ अच्छी होनी होती है, कुछ तो पूरी कायनात उसको आपको आपसे मिलवाने के लिए वो हो जाती है, तो लग जाती है, तो वही है। तो मैंने भी होप नहीं छोड़ी थी, मैं फिर लास्ट ऑप्शन मेरे पे भगवान था, तो मैंने भगवान से ही प्रेयर की। उनको हम अपने घर लाए, नोएडा में ले गई उनको, उनकी सेवा करी 1 हफ्ता। मेरे हस्बैंड भी इतना नहीं पूजा पाठ करते थे पहले, बट जब से मतलब हमारे साथ इतना अच्छा मिरेकल हुआ था, तो उसके बाद से मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे थे। तो हमने उनकी 1 हफ्ता सेवा करी, और मेरे हस्बैंड ने सडनली ऐसे तीसरे चौथे दिन पे बोल दिया कि एक बार हम चेक करते कैसा है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उस टाइम पे जो है मतलब 98 रेंज थी, जो हम फर्स्ट टाइम गए थे, और सेकंड टाइम वो 88 थी, मतलब डाउन हो गई थी। तो अब हमने जब टेस्ट किया था, तो आप बिलीव नहीं करोगे, रेंज थी 2500, मतलब 88 से 2500 उसकी रेंज पहुंच गई थी 3 दिन में। तो ये तो मेरे लिए कोई चमत्कार ही था, क्योंकि मुझे भगवान जी, मुझे डॉक्टर जो है बोल चुकी थी कि अब आपकी प्रेगनेंसी दोबारा ख़राब हो गई है और आप सारी दवाइयाँ छोड़ दो। तो मैंने होप भी छोड़ दी थी, बट एकदम से मैंने वो बीटा HSG का मैंने टेस्ट किया, और उसमें जो है रेंज 88 से 2500 पहुँच गई थी। तो मैं मतलब बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी, बट तो भी एक डाउट था कि क्या पता ये ऐसी हो, डॉक्टर ने तो ऐसे बोल दिया। उस टाइम मेरे डॉक्टर पे बिलीव ज़्यादा था। मैं कहा कब तक डॉक्टर ने जब ऐसे बोल दिया, तो ये तो ऐसी ही है, क्या पता कुछ और होगा। तो फिर जिया जी को भी रिपोर्ट भेजी, तो जिया जी ने बोला नहीं सब कुछ ठीक है, बट तो ये कहीं न कहीं मेरी निगाहें डॉक्टर पे था कि जब तक डॉक्टर ना बोल दे कि हाँ ठीक है, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। फिर वहाँ से जज ने बोला नहीं तुम उस डॉक्टर के पास मत जाओ, तुम अब मैं हमारी जो डॉक्टर है RML हॉस्पिटल दिल्ली में, सबको पता होगा, वहाँ जाओ। तुम वहाँ गई, तो उन्होंने मुझे हुकॉक 500 के इंजेक्शन लगाया। हुकॉक 500 का इंजेक्शन 2800 का एक था उस टाइम पे, तो मुझे महीने में 4 इंजेक्शन लग रहे थे। तो अब लगा लो 2800 2800 2800 2800, यानी मुझे फिर 3 महीने में मुझे वो इंजेक्शन लगे। तो 4 एकम 4, 4 8, 4 12, 4 16 इंजेक्शन मुझे वो लगे थे। 2800 2800 2800 आपको लगा लो कितना खर्चा हो गया था, और एक से एक महंगे टेस्ट हुए कि मतलब कि पहले आपका मिसकैरेज क्यों हुआ, ये हुआ, तो बहुत सारे टेस्ट, मतलब 11,000 का, तो 11,000 के एक टेस्ट थे। उस टाइम पे हम फाइनेंशियली ज़ीरो हो गए थे, मतलब ज़ीरो बोलते हैं ना, ज़ीरो, फाइनेंशियली ज़ीरो हो गए थे हम लोग। और ठीक है, पर हमने बोला कि नहीं, फर्स्ट ये प्रायोरिटी हमारी जो है बच्चा है, तो उसमें हमने कुछ भी नहीं सोचा आगे पीछे। और मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रही, क्योंकि डेली अप डाउन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ कुछ दिन रही, जब तक मेरे को इंजेक्शंस लग रहे थे। उन आंटी ने मेरी बहुत हेल्प करी, तो जैसे तैसे हो गया था। फिर मैं कुछ दिन के लिए वापस नोएडा चली गई। तो नोएडा गई, तो सैटरडे था उस दिन, अचानक से मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मैं बहुत डरी, क्योंकि सेम चीज़ मेरे जब जब मेरा मिसकैरेज हुआ था फर्स्ट, तो उस टाइम पे फिर मेरा वो हो गई, सेम चीज़ मेरे साथ दोबारा होने लगी। तो मेरे हाथ पैर मैंने ऐसे खड़े कर दिए कि ओ गॉड, अब तो हो गया फिर काम, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर हम उस टाइम हम अपनी गाड़ी ले चुके थे, और फिर हमने फटाफट से इन्होंने बोला चलो गाड़ी में बैठ के सिस्टर के यहाँ गई। तो मैं बीच वाली सिस्टर के यहाँ चली गई थी, रेणु के यहाँ, जो गोल मार्केट रहती है RML हॉस्पिटल के पास, वहाँ रहती है। तो उसके घर गए, उसके घर जाने के बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में हम लोग गए, फिर जाके मुझे एक और इंजेक्शन लगा, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन था, वो लगाया। फिर उन्होंने बोला कि आप बेड रेस्ट करो प्रॉपर। तो मेरे हस्बैंड वापस नोएडा चले गए, मुझे सिस्टर के यहाँ छोड़ के कि आप यहीं रहो, मैं आपको वापस नहीं ले जाऊँगी, कि आप थोड़ी कुछ दिन यहीं रहो। तो आंटी ने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत ख़्याल रखा मेरा, मतलब कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम की ठंडा हो जाए तो ब्लीडिंग रुक जाए, क्या पता कुछ गरम खा लिया हो, गरम हो गया हो, पैरों के नीचे तकिया, नारियल पानी, मतलब बहुत कुछ। मैं बेड से उठने भी नहीं, जैसे वॉशरूम जाने के लिए मैं बेड से उठती थी। तो उस टाइम पे आंटी ने बहुत ध्यान रखा, बहुत। तो जैसे-तैसे मेरे दिन कटते गए, उसके बाद फिर मुझे शुगर हो गया। तो शुगर होने के बाद फिर मतलब ईयर में फिर भदक, मुझे वॉमिटिंग भी नहीं हुई, ना मुझे स्मेल आया, ना कुछ भी हुआ। बट मैंने खाया खूब, तो मुझे ना शुगर हो गया। तो मैं शुगर के लिए 1 हफ्ता मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो वहाँ मेरा बहुत दिल टूटा था, बहुत ही दुखी थी मैं उधर।
क्योंकि सबके साथ, सब पेशेंट के साथ कोई ना कोई था, सब लेडीज़ के साथ कोई ना कोई था, चाहे मायके से हो चाहे ससुराल से हो, बट मेरे साथ कोई नहीं था। और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो एक दिन मेरी सिस्टर आई थी, एक दिन सिस्टर की ननद आई थी। रोज़ कोई नहीं रुक सकते ना, सबकी अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, अब जॉब है, तो दोनों मेरी सिस्टर अपनी जॉब वाली हैं, छोटे बच्चे हैं और घर भी है, तो इस वजह से। और ठीक है, तो एक दिन मेरा टेस्ट हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ में बैठे थे, तो उनको उनको लग गया था कि हाँ, मुझे कहीं न कहीं मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं अकेली हूँ। तो मैं ऐसी वो मेरा ब्लड ले रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड समझ गए थे कि क्यों रो रही, तो उन्होंने मुझे ऐसा हग करा और बोला, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। तो वो चीज़ मुझे बहुत, अभी भी मैं सोचती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा ऐसा कभी हमने ऐसा बॉन्ड कभी हमारे में था ही नहीं कि मतलब ऐसा कोई हग करके बोलो, हाँ भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ में, फ़िल्मी स्टाइल में। तो उस टाइम एक होता है ना, जब बेबी होने वाला होता है, हो जाता है, तो हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग और ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। तो भी पिछले कुछ दिनों जब हमारा बेबी नहीं हो रहा था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। तो आपस में हम बहुत लड़ते थे, अभी भी लड़ते ही हैं खैर, पर उस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट मेरे हस्बैंड का ही था मेरे साथ, और किसी का नहीं। तो वो एक था कि हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुई अपना शुगर चार्ट से, मतलब एक दिन में मैं 6 बार मैं शुगर टेस्ट करती थी एक दिन में, और मैं 6 दिन में रही हूँ उधर। तो मेरी उँगली में इतने छेद हो गए थे ना, इतनी मतलब इतना भर गया था ना मेरा हाथ, कि अब मुझे लगता है, एकदम कहाँ कहाँ से अपना टेस्ट करूँ, कहाँ इतने छेद छेद हो गए थे मेरे हाथ में, कि समझ नहीं आता कहाँ पर शुगर टेस्ट करूँ, कहाँ पर शुगर टेस्ट करूँ। तो इतनी दिक्कतें, मतलब जो लड़की इंजेक्शन से इतना डरती थी, वो आज खुद अपना ब्लड टेस्ट कर रही थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पर मुझे करना पड़ा, क्या करें। पर जिस दिन मैं वहाँ से गई, मैं सबको फ़ोन लगाया, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। जैसे एक फ़ौजी घर जा जाता है, सब बोलते हैं, हाँ, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई। तो मेरा भी ऐसे ही था, हाँ, मेरी छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, मैं घर जा रही हूँ, घर जा रही हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा दिन था, अपने घर जाऊँगी, अपने घर में सोऊँगी, अपने बेड पे सोऊँगी। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम तो थी नहीं कि कोई खा नहीं सकती, ये पी नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो उल्टियाँ मुझे थी ही नहीं, मुझे स्मेल भी नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल जैसे होता है, मैं नॉर्मल थी, नॉर्मल। मेरी मम्मी तो कह भी रही थी कि तू है भी कि मतलब प्रेग्नेंट है भी कि नहीं? मैं मुझे खुद नहीं पता, डॉक्टर तो कहते हैं कि है, बट मुझे ऐसा कुछ सिम्पटम था ही नहीं। और तो बस जैसे-जैसे दिन कटे, और नेक्स्ट डे गई वहाँ पे, फिर डॉक्टर ने बोला कि बेबी वीक है। बेबी वीक में तो जब अल्ट्रासाउंड में गई, तो वो डॉक्टर बड़ा खड़ूस था, उसने बोला नहीं, इसको तो अब निकालना पड़ेगा बाहर, जैसे कि कोई सड़ा हुआ दाँत होता है, उसको हम बोलते हैं ना कि इसको, ये सड़ गया, इसको तो निकालना निकालना ही सही रहेगा बाहर। तो इस एग्ज़ैक्टली डॉक्टर की वर्डिंग भी, जो वो जेंट्स था ना अल्ट्रासाउंड जो कर रहा था, उसकी वर्डिंग भी यही थी कि इसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा अब। तो मैं उस टाइम पे बहुत डर गई थी कि इसको निकालना क्या पड़ेगा। तो रीज़न ये था कि मेरा जो बेटा था हुआ था, वो बहुत ही कमज़ोर था, वीक था। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि नहीं, बट ये है कि टाइम मुझे हो गया था, 9 मंथ का फर्स्ट वीक मुझे हो गया था। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि हाँ, कर दो फिर ऑपरेशन से, क्योंकि बच्चा काफ़ी वीक था, तो वो बाहर आने के लिए पुश नहीं कर सकता था। उसके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए था, थोड़ा ताकत चाहिए थी, तो उसमें नहीं था। कहीं न कहीं मैं भी चाहती थी कि मेरा ऑपरेशन हो, कि मैं अपनी सिस्टर की डिलीवरी देख चुकी थी, तो नॉर्मल डिलीवरी कैसी होती है, मैं बहुत डर चुकी थी। तो मैं भी चाहती थी कि मेरा ऑपरेशन से ही हो। और फिर ऑपरेशन से सब कुछ मैं सुन तो रही थी, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑपरेशन करते बच्चे के रोने की आवाज़ आई, और जब पतली से आई वैं तो कहीं न मुझे किसी ने कहा था कि पतली आवाज़ होती तो वो लड़की है, तो मैं देखा, मतलब मैं ओह चलो हो गई लड़की। मुझे ऐसा उस टाइम पे लड़का-लड़की कुछ नहीं था, कि वो जिसने झेला वो तो उसके लिए तो कुछ ऐसा है ही नहीं ना। मैं चलो ठीक-ठाक हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग लाए मेरे पास, कह रहे ये देखो क्या है? मैंने कहा बॉय है। तो बॉय है तो लाए मेरे पास, दिखाया कि हाँ, लड़का है, चलो ठीक-ठाक हो, कमज़ोर हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। बट वही है, मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि अगर आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी पे काम करो, कहाँ कमी है वो ठीक करो, योगा ज़रूर करो। आजकल यूट्यूब पे बहुत लोग अपलोड करते हैं योगा के वीडियो, बहुत सारी वीडियो मैंने भी वहीं से देख के किया है, ठीक है? तो आपको कोई समझाने नहीं आएगा, कोई बताने नहीं आएगा, आप खुद से आप करो ना, खुद पे यकीन करो, खुद से करो। अपनी डॉक्टर की बात मानो, यूट्यूब पे ये फालतू की वीडियो मत देखना, बस वही देखना, योगा की वीडियो। योगा की वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इनफर्टिलिटी के लिए योगा, और जो खासकर पीसीओडी वाले हैं। पीसीओडी वालों को कंसीव करने में दिक्कत आती है, जैसे मुझे आई थी, तो पीसीओडी वाले और इनफर्टिलिटी वाले, और जिनकी एग कमज़ोर है, एग की एग बहुत ही मतलब
क्या बोलते हैं, उनके एग की क्वालिटी और एग का साइज़ कम है, वो योगा ज़रूर करें, यूट्यूब से देखें एग की क्वालिटी और एग का साइज़ बढ़ाने की योगा, पीसीओडी की योगा, अपना वेट लॉस करें, खाने-पीने में प्रोटीन ज़्यादा लें आप, और बस तो अपनी बॉडी पे काम करेंगे तो दवाइयाँ भी आपकी बॉडी पे काम करेंगी। अगर आप काम ही नहीं करोगे कुछ अपनी बॉडी पे तो दवाइयाँ आप कितनी खा लो, कितना महँगे से महँगा इलाज कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए अपनी बॉडी पे काम करो, डॉक्टर से पूछो क्या है, कैसे है, कि कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं, क्यों हैं, किस चीज़ की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, उस पे काम करो तो डेफ़िनेटली होगा। और बस, और जिसने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे मैं वीडियो जो बनाऊँगी वो बेबी ग्रोथ के बारे में है, क्योंकि मेरा जो भूख है 1 किलो का पैदा हुआ था, तो 1 किलो का सफ़र कैसे मैंने तय किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो वेट लॉस के डॉक्टरों की लैंग्वेज में आईयूजीआर बोलते हैं, इंट्रा यूट्रिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो ये बोलते हैं, तो मेरा जो बेटा था आईयूजीआर था, और तो इस वजह से उसका वेट बहुत कम था, तो वो मैंने कैसे उसका वेट पे काम करा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट में आप कुछ भी आपको पूछना हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। तो तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। ऑल द बेस्ट।